रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर क्लास 11 की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मास्टर सर्कुलर आ चुका है और ये क्लास 11 है दोस्तों, यानी 1 से लेकर 10 क्लास मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आप नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर तो आप हमारे इसी चैनल पे जाएंगे वीडियो के ऑप्शन पे, तो वीडियो के ऑप्शन पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। तो ये आज 11वीं वीडियो हमारी है। टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों? टॉपिक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मास्टर सर्कुलर आया है जिसका टाइटल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड कस्टमर ऑफ बैंक डायरेक्शन 25। दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 3 पॉइंट बताए हैं कि कस्टमर सेंट्रिक 3 पॉइंट है ना। तो उसमें गाइस एक पॉइंट हमारा ये था, मैंने कल आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बता दिया मैंने आपको। अब दोस्तों हम इसकी बात करें, यानी अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कैसे पैसा निकलेगा बैंक से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रूल ऑन द क्लेम सेटलमेंट 15 डे डेडलाइन ₹15 लाख लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां से कोई इंफॉर्मेशन हमें ठीक से नहीं मिल रही है तो हम चलते हैं थोड़ा डीप में, यहां पर बात करेंगे। देखो तो क्या आरबीआई ने बोला है, देखो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया है पब्लिक कमेंट ऑन इट्स ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिसीज कस्टमर ऑफ बैंक डायरेक्शन 25। यानी गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन निकाल दिया और पब्लिक से बोला कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी अपनी राय दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक ओपिनियन लेता है, तो ये आ चुका है दोस्तों। और क्या बोल रहे हैं? आरबीआई बोल रहा है कि ये जो हमारी गाइडलाइंस है ये हम जनवरी 1 से भारत में कर देंगे लागू, यानी जनवरी 1 26 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हमें कोई इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिली है, तो बस हमें दोस्तों इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर का टाइटल याद रखना है और कब से एप्लीकेबल होगा वो हमें याद रखना है। ठीक है, देखो अब क्या बोला है, अब नियम क्या क्या बना है दोस्तों उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो नियम में क्या बोला गया? अंडर द प्रपोज रूल बैंक्स विल हैव टू सेटल डिपॉजिट रिलेटेड क्लेम विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अब दोस्तों उसका कोई नॉमिनी है, मतलब नाम था नॉमिनी में। अब नॉमिनी बैंक में आता है, क्लेम करता है, तो बैंक ने बोला कि आपको हमें ये डॉक्यूमेंट देना है। अब उस पर्सन ने मान लीजिए 1 दिन के अंदर अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, तो जिस दिन बैंक को सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो आपको उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा सेटल करना पड़ेगा। ये नियम बना दिया गया 15 डेज का। जिस दिन बैंक को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं कस्टमर से, तो बैंक को उस दिन से लेकर 15 दिन में आपको अपना ये पैसा जो है अकाउंट का ये सेटल करना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन ये हुई। ठीक, नेक्स्ट इन द केस ऑफ द लॉकर्स। अब देखो दोस्तों, लॉकर और द सेफ कस्टडी, वही लॉकर की बात हो रही है। ठीक, अब दोस्तों अगर लॉकर की हम बात करते हैं, अगर लॉकर में सामान पड़ा हुआ है तो क्या है? द इन्वेंट्री प्रोसेस मस्ट बिगिन विद इन 15 days। अब इसका बेटा मतलब क्या हुआ? देखिए लॉकर में कोई सामान बेटा रखा रहता है तो उसमें काफी दिक्कतें होती हैं। कैसे मैं बताऊं, लॉकर मेरा भी है ना। तो दोस्तों होता है क्या, जब आप बैंक से लॉकर लेते हैं तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि लॉकर में आपने जो सामान रखा हुआ है वो बैंक दिखता नहीं कि आपने क्या सामान रखा है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जब बेटा बैंक से लॉकर लेते हैं तो आपको 2 मिलती चाबी, 2 चाबी मिलती। एक चाबी आप खुद रखते हो और एक चाबी बैंक का मैनेजर रखता है। तो जब भी आप लॉकर से कोई सामान निकालने जाते हो तो आपको भी जाना पड़ेगा और बैंक का एम्प्लॉय भी जाएगा, दोनों चाबियां साथ में लगती हैं तब वो खुलता है। ठीक है, अब गाइस चूंकि अब कोई व्यक्ति मर गया है, मतलब मृत्यु हो गई है, सॉरी माय वर्ड्स, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक, अब गाइस अब इसमें क्या होता है बेटा कि अब बैंक को पता नहीं क्या इसमें रखा हुआ है, और जो नॉमिनी है उसे कैसे पता क्या रखा है। मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया अपने बच्चे से कि भाई हमने ये चीज रखी है, बट क्या जरूरी वो चीज रखी है आपने? कहने का मतलब कि लॉकर में जो सामान रखा होता है वो तो ना तो बैंक को पता होता है ना तो नॉमिनी को पता होता है। तो बेटा इसमें ना कई सारे गवाह लगते हैं, आपको कुछ गवाह लाने पड़ते हैं। तो लॉकर से सामान को निकालने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वही क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ लॉकर, अगर हम बात करते हैं लॉकर की, तो जिस दिन बैंक को डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो क्या बोल रहा है? द इन्वेंट्री प्रोसेस मस्ट बिगिन विद इन 15 days। यानी कि आपको इन्वेंट्री प्रोसेस को 15 दिन में स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब जो भी मतलब आपको वो चाहिए, ऐसे लोग जो लोग गवाह देंगे फॉर एग्जांपल, उनको आप मैनेज कीजिए पहले।
हाँ, और चाबी अभी ढूंढिए, चाबी दोनों चाबी ले लीजिए और फिर सामान निकालना शुरू कर दीजिए। तो 15 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट होना चाहिए। अब कब मिलेगा वो नहीं बताया आरबीआई ने, तो ये बोल रहा है कि 15 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए। लॉकर में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो 15 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए, इन्वेंट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये बताना है। ठीक है, आगे बढ़ी। अब क्या बोला गया, अब क्या बोल रहे हैं, डिलेस एट्रीब्यूटेबल टू बैंक विथ अट्रैक्ट पेनाल्टीज। अच्छा, यानी कि अगर डिले हुआ तो बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज होगी। फॉर डिपॉजिट, अगर हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट एट बैंक रेट प्लस 4% पर एनम फॉर द डिले पीरियड। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, जितना आप डिले करेंगे, जितना आप, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोला कि भाई जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्लेम सेटल करना पड़ेगा। अब दोस्तों 15 दिन हो गए मान लीजिए और बैंक ने कुछ भी नहीं किया। अब 15 दिन के बाद दिन आगे बढ़ना शुरू हो गए, जितना दिन बैंक लेगा तो उसके हिसाब से बैंक को पेनाल्टी देनी पड़ेगी। बैंक रेट जो इस समय 5.75% है प्लस 4% एक्स्ट्रा, यानी कि 9.75% की पेनाल्टी देनी पड़ेगी बैंक को जब तक बैंक नहीं दे पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अब बेटा मान लो कि 1 तारीख को बैंक को सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, यानी 15 तारीख तक इनको बेटा क्या करना था, क्लेम को करना था सेटल। अब दोस्तों नहीं कर पाई है। अब गाइस मान लो 20 तारीख आ गई और 20 तारीख को हमारा क्लेम हो गया सेटल, तो 15 से लेके 20 तक मतलब 5 दिन, जो 5 दिन बनेंगे तो बेटा 5 दिन का इनको बैंक रेट मतलब 5.75% प्लस 4%, यानी इतनी पेनाल्टी दोस्तों देनी पड़ेगी इनको, बैंक को, कस्टमर को, इतने हिसाब से। तो पेनाल्टी इंपोज होगी कितनी, बैंक रेट प्लस 4%, ये पेनाल्टी हो गई फॉर द डिले पीरियड एंड फॉर द लॉकर। अच्छा, आप बोलेंगे सर कौन सा अमाउंट होगा, तो अमाउंट वही होगा जो क्लेम का अमाउंट है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 9.75%, 5 दिन। भाई 5 दिन का बेटा मतलब क्या हुआ, भाई ये दो ब्याज बेटा पर एनम होता है, लेकिन आप पर डे का ब्याज निकाल सकते हो ना। भाई 1 साल का ब्याज ये रहा, तो क्या हम 1 दिन का ब्याज निकाल सकते हैं? तो आप 1 दिन का ब्याज निकाल लो, इंटू 5 कर दो, तो आपको 5 दिन का ब्याज मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितना आप टाइम लोगे उस टाइम तक आपको बैंक रेट प्लस 4% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एंड लॉकर वाले केस में दोस्तों 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से लगे, 5,000 पर डे, तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, तो हमने एक पॉइंट आपको ये बता दिया, आगे बढ़िए। अब दोस्तों क्या बात हो रही है, देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ अ नॉमिनी और सर्वाइवरशिप क्लॉज एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इफ अ नॉमिनी और सर्वाइवरशिप क्लॉज एग्जिस्ट। इसका बेटा मतलब अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अब हम केस की बात कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसने नॉमिनी का नाम रखा हुआ है, डाला हुआ है, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि बैंक कैन सेटल क्लेम्स ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 3 डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर नॉमिनी का नाम है, एक व्यक्ति है जो बोल रहा है भाई मेरा ये नाम है, ये नॉमिनी में मेरा नाम लिखा हुआ इसमें, तो अगर नॉमिनी एग्जिस्ट करता है, ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट में बैंक पैसा दे देगा। क्लेम फॉर्म, यानी एक क्लेम फॉर्म होता है, भरना होता है क्लेम फॉर्म, यानी क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट एंड द प्रूफ ऑफ द आईडी एंड द एड्रेस of the nominee survivor without seeking legal document such as succession certificate। ये बेटा क्या बोल रहे हैं, देखिए मेरे एक दोस्त का ऐसा केस हुआ था, तो मैं इसे जानता हूं, क्योंकि उस मेरे फ्रेंड का केस मेरे पापा ने लड़ा था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था और उसकी जो माता जी हैं उनका इंतकाल हो गया था। इंतकाल मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मुस्लिम है। तो मेरे दोस्त की माता जी का डेथ हो गया था और उन्होंने नॉमिनी रखा नहीं था, तो मेरे फ्रेंड को काफी सारा मतलब बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे। मुझे लगता है कि क्लेम सेटल होने में 2 साल लग गए थे, कम से कम 2 साल। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में केस करना पड़ता है, फिर आपको कोई मतलब गारंटर देना पड़ता है, फिर कोर्ट जब फैसला सुना देगा तब वो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलता है, फिर ये मिलता है, ये लेकर आप बैंक में जाइए, बैंक में दीजिए। तो 2 साल करीब लग गया था। ये केस मेरे सामने का है दोस्तों। तो यहां पर तो उस केस में नॉमिनी नहीं थी, अभी नॉमिनी की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन की मृत्यु होती है, उसने नॉमिनी का नाम दे रखा है, तो आरबीआई बोल रहा है बड़ा सिंपल सा है, केवल 3 डॉक्यूमेंट में क्लेम आपका हो जाएगा सेटल। अब ये 3 क्या है दोस्तों,
पहला क्लेम फॉर्म, ये बैंक से आपको मिलता है, दूसरा डेथ सर्टिफिकेट, और तीसरा भाई आप नॉमिनी है ना, तो आपको अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बैंक को देना पड़ेगा, बस इतना, यानी इतने में पैसा मिल जाएगा। तो 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, इन द केस विद द नो नॉमिनी। अब देखो ये मेरे फ्रेंड वाला केस हो गया, इन द केस विद नो नॉमिनी। हाँ, तो अगर नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, तो बैंक विल अडॉप्ट अ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर क्लेम अप टू अ थ्रेशोल्ड सेट अ मिनिमम ऑफ 15 लाख। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ नो नॉमिनी, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से फॉर एग्जांपल अपना नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या बेटा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर अमाउंट 15 लाख रुपए तक है तो प्रोसेस आपका सिंप्लीफाइड होगा, मतलब ये वाला होगा, ये वाला होगा। अगर नॉमिनी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा भाई, एक अब जो भी फैमिली का मेंबर होगा वो बैंक में जाएगा अपने और फैमिली मेंबर के साथ, और साथ ही साथ जो लोग गारंटर होंगे, मतलब कि हाँ ये हैं इनके लड़के हैं, इनके जो भी हैं, ये लोग बैंक में जाएंगे। अगर 15 लाख रुपए तक अमाउंट है तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में, मतलब इस प्रोसेस में पैसा मिल जाएगा, अगर नॉमिनी नहीं है तो, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, बट अगर 15 लाख से ऊपर की लिमिट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट सच एज द सक्सेशन सर्टिफिकेट और द स्वॉन एफिडेविट में बी रिक्वायर्ड। इसका बेटा मतलब अगर 15 लाख से ऊपर का मामला है तो वही है, आप कोर्ट में जाएंगे बेटा, कोर्ट में आप केस करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, तो बेटा कोर्ट की तरफ से आपको क्या मिलेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो बेटा ये है, और लिखा है शपथ, ये देखो इसका हिंदी में इसका मतलब होता है शपथ पत्र। ये बेटा कहां होता है, एक्चुअली ये आपको निकालना होता है न्यूज़पेपर में। जी हाँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है या कुछ भी है, अगर वो खो जाता है तो आपको एक शपथ पत्र निकालना पड़ता है न्यूज़पेपर में, पता ना आपको। तो बेटा सेम ऐसा ही होता है, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आप उसके नॉमिनी हैं, बट नॉमिनी मेंशन बैंक में नहीं है, तो आपको न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है शपथ पत्र। तो भाई आपको यह भी करना पड़ेगा दोस्तों, और आपको यह भी करना पड़ेगा। यहां पे और का मतलब क्या है, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, मामला कोर्ट में जाएगा नहीं दोस्तों। तो आप जब कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट आपसे ये बोलता है पहले, तो ये करना ही पड़ता है आपको, शपथ पत्र एक तरह से, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर 15 लाख रुपए तक है तो अब नियम सिंपल वाला ही चलेगा, लेकिन 15 लाख से ऊपर है दोस्तों तो फिर आपको मतलब कोर्ट में आना पड़ेगा, वहां पर एक केस लड़ना पड़ेगा। तो कोर्ट की तरफ से आपको मिलेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड स्वॉन एफिडेविट, ये सब रिक्वायर्ड बैंक में फिर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहे हैं, देखो अब क्या बोल रहे हैं, द ड्राफ्ट ऑल्सो प्रपोज नो पेनाल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल्स ऑफ टर्म डिपॉजिट अपॉन अ डिपॉजिटर डेथ। इसका बेटा मतलब क्या बोल रहे हैं, अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है टर्म डिपॉजिट की, मतलब एफडी आरडी की बात हो रही है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे करंट सेविंग अकाउंट की बात कर रहे थे, करंट की बात कर रहे थे, अब हम एफडी आरडी की बात कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ द, मान लीजिए एफडी की बात करते हैं। हाँ, अब दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 2 साल की एफडी कराई थी और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बोल रहे हैं कि नो पेनाल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल। अब 1 साल में मृत्यु हो गई, अब जो उनके भाई फैमिली वाले वो चाह रहे हैं कि पैसा हम निकाल लें, तो 2 साल की एफडी थी बट 1 साल के बाद ही पैसा निकाल रहे हैं, तो आरबीआई बोलता है कि इसमें आपको पेनाल्टी फिर इंपोज नहीं करनी चाहिए, नो पेनाल्टी। हाँ, यानी कि प्रीमेच्योर विड्रॉल पर कोई पेनाल्टी नहीं अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई है दोस्तों। हाँ हाँ, क्या लिखा है, इवन ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका बेटा मतलब क्या होता है, आपको शायद ये पता होगा कि बैंक में जो एफडी होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है कॉलेबल, एक होती है नॉन कॉलेबल। अब ये क्या होता है सर, तो बेटा कॉलेबल का मतलब होता है कि आप बैंक से वादा करते हैं, आप बैंक से वादा करते हैं कि सर हम इतने टाइम तक पैसा निकालेंगे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बैंक के पास गए, नॉर्मल एफडी पर आपको ब्याज मिल रहा है 6.5% का, बट दोस्तों बैंक आपको एक ऑफर और देता है, क्या कि भाई देखो नॉर्मल एफडी पर ब्याज है 6.5%, लेकिन अगर तुम 3 साल तक हमारे बैंक में एफडी करते हो और शर्त यह है किसी भी कंडीशन में तुम ये एफडी ब्रेक नहीं करोगे, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो हम तुमको देंगे ब्याज 7% का। जी ऐसा होता है बैंक में। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक के साथ एक एफडी करते हो जिसमें आप कोई प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, यानी आप ये लॉक इन 3 साल का रखना ही पड़ेगा आपको, तो उसमें ब्याज ज्यादा मिलता है। तो बोल रहे इवन ड्यूरिंग लॉक इन, अब मान लो ऐसा एफडी हुआ है तब भी आपको पेनाल्टी नहीं लगाना है, ये आरबीआई बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, अब मान लो 2 पर्सन का अकाउंट ज्वाइंट है, हाँ, सर्वाइवर मतलब जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, कैन विड्रॉ इफ अ प्रायर मैंडेट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोस्तों मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, मान लो 2 भाई हैं, दो व्यक्ति हैं जिनका बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है,
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, तो जो सर्वाइवर होगा वो पैसा निकाल सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अ प्रायर मैंडेट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये पहले से ही कहीं लिखा हो, ऐसा होता है बैंक लिखवा लेते हैं, बैंक लिखवा लेते हैं, मेरा जॉइंट अकाउंट है ना, तो बैंक लिखवा लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें से नहीं रहा तो दूसरे पर्सन के पास ये पावर होगा कि वो पैसा निकाल सकता है, उस पर साइन करना होता है। अगर साइन है कोई दिक्कत नहीं है, तो जो सर्वाइवर होगा वो पैसा निकाल सकता है, ये आरबीआई बोल रहा है। ये बैंक करते भी है, नॉर्मली बैंक करते भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब दोस्तों क्या है, अब बात हो रही है मिसिंग पर्सन की। अब मान लो एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है, अब उसकी डेथ हुई है नहीं हुई है पता नहीं, वो मिसिंग है, खो गया कहीं। हाँ, फॉर द मिसिंग पर्सन, तो अगर मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, क्लेम में बी सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या दोस्तों हुआ, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है दोस्तों, जो कहीं नहीं मिल रहा है, टाइम लग गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ठीक। अब उसका बैंक में अकाउंट है और आपको पैसा निकालना है, तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है दोस्तों। तो बेटा कोर्ट क्या करता है, तो बेटा कोर्ट अपने हिसाब से, अब जो जज है वो अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई कि क्या ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग गया, ये लोकल थाने से पता करते हैं सब कुछ। अब मान लो कहीं कोई ट्रेस मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, तो बेटा कोर्ट मृत्यु की अपूर्वधारणा, तो बेटा ये एक तरह का बात बोल देते हैं कि हाँ इसकी डेथ हम मान सकते हैं। तो मतलब मिसिंग पर्सन केस में क्या होता है, क्लेम में बी सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। यानी अगर कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये धारणा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर कोर्ट ने ये बोल दिया है, हाँ, तो बैंक में सेट अ स्मॉल थ्रेशोल्ड ऑफ फॉर सेटलमेंट विथ ओनली एन एफआईआर नॉन। अच्छा रुको, ये 2 पॉइंट अलग हैं, ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं दोस्तों, ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। रुको, इन द केस ऑफ मिसिंग पर्सन क्लेम may be settled on the basis of a court presumption of death। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया है, उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और उसके नॉमिनी को फॉर एग्जांपल या किसी व्यक्ति को पैसा निकालना है, तो आप कोर्ट के पास जाओगे दोस्तों, कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट से आप बोलोगे, अगर कोर्ट ने ये मान लिया, अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ ये इसकी मृत्यु हो सकती है, तो उससे कोर्ट से आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट, वो आप बैंक को दोगे तो पैसा आपको मिल जाएगा। ये पहला केस। हाँ, दूसरा केस क्या है, बैंक में सेट अ स्मॉल थ्रेशोल्ड फॉर सेटलमेंट विथ ओनली एन एफआईआर नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट एंड द इंडेमनिटी लेटर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अब दोस्तों मान लीजिए कि आप कोर्ट नहीं गए हो, या कोर्ट ने यह नहीं माना कि उस व्यक्ति मृत्यु हो गई, ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है ना कि आप कोर्ट गए और कोर्ट ने क्या बोला, नहीं अभी ये तो हम नहीं मानेंगे, इसकी मृत्यु हो गई है फॉर एग्जाम्पल। अगर ऐसा कोई केस बनता है कि या तो आप कोर्ट नहीं गए हो या कोर्ट नहीं मान रहा, तो बेटा उस केस में क्या होता है, आपको एफआईआर कॉपी दिखानी पड़ती है, तो बैंक एक छोटा अमाउंट आपको दे देगा। मान लो 10 लाख रुपए का वो एफडी कुछ है मतलब अकाउंट में, तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वो बैंक आपको दे सकता है। तो स्मॉल थ्रेशोल्ड लिमिट को बनाया जाएगा। और ये कौन से केस में है दोस्तों, ये बेटा उस केस में है जब कोर्ट नहीं मान रहा है। हाँ, तो आपको बस एक एफआईआर कॉपी दिखानी पड़ेगी या नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, भाई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, यह भी पुलिस से ही मिलता है। एंड द इंडेमनिटी लेटर, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक तरह से शपथ पत्र, एक तरह से क्षतिपूर्ति पत्र होता है दोस्तों। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम टू मेक द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस इजियर एंड स्मूथर। इसका बेटा मतलब क्या है, अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ क्लेम फॉर्म्स विल बी यूज्ड अक्रॉस बैंक, अवेलेबल एट द ऑल ब्रांचेस एंड ऑनलाइन with provision for lodging and tracking claim digitally। इसका मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है कि चूंकि हम चाहते हैं कि ये नियम सब जगह एक साथ हो, तो हर बैंक को, पूरे भारत में हर बैंक को, हर ब्रांच को एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्म रखना होगा। मतलब ये फॉर्म हर जगह सेम अवेलेबल होना चाहिए और इवन ऑनलाइन भी। और इसके अलावा दोस्तों कस्टमर अपना ट्रैक कर पाए क्लेम, तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आरबीआई बोल रहा है, यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। देखो वापस आ गया नहीं आया, ये तो आरबीआई नहीं बोला है बेटा। हाँ, तो आप लोग मेरी बात समझिए। जैसे आप लोग मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, जब रिजर्व बैंक का मीडिया ने बात ही नहीं बोली है तो मैं क्या बताऊं अपने साइड से। हाँ, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पॉइंट्स दिए हैं वो आपके सामने हैं दोस्तों। अगर आपको और डीप में जानना है तो एक काम कीजिए, आप आपके स्टेट में रिजर्व बैंक का ऑफिस होगा कहीं ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ है कानपुर में, लखनऊ में। तो आप एक काम कीजिए, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप सीधे ट्रेन पकड़ लेना या बस कर लेना,
रिजर्व बैंक के ऑफिस में जाना, वहां पे सीधे जाना, बोला कि हमें ये बात करनी है, हमें क्वेश्चन पूछना है, ये जो क्वेश्चन मेरे हैं, तो आपको शायद वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे साल से तो इतना आंसर मिल पाएगा बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने आपको दोस्तों समझा दिया यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। पॉइंट थोड़े बड़े हैं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा पॉइंट है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये मास्टर सर्कुलर भी है। तो यहां पे ये क्लास हमारी खत्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर की। कैसी लगी हमारी क्लास प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। तो यहां पे खत्म होती है।